नमस्ते विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम 12वीं क्लास में चलने वाली पुस्तक मानव भूगोल के लगभग 4 अध्याय पूर्ण कर चुके हैं, जिनको आपने देखा सुना होगा। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा। विद्यार्थियों, इन 4 अध्यायों के बाद मेरे मन में एक विचार आया कि हम क्यों ना उन प्रश्नों पर चर्चा कर लें जो पिछले कई सालों से बोर्ड परीक्षाओं में आते रहे हैं। अर्थात उन प्रश्नों पर चर्चा कर लें जो विगत कई सालों से बोर्ड की परीक्षाओं में आते रहे हैं, या फिर इस बार आने की पूरी संभावनाएं हैं। ये जो प्रश्न है वो हमने अध्याय 1 और अध्याय 2 से लिए हैं। कौन कौन से अध्याय से लिए हैं? अध्याय 1 और अध्याय 2 से लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है भूगोल शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किस भूगोलवेत्ता ने किया? सीधी सी बात है, हम भूगोल पढ़ रहे हैं तो कम से कम भूगोल शब्द का तो हमें पता रहना चाहिए ना कि भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस भूगोलवेत्ता ने किया था। आंसर होगा, ध्यान दें थोड़ा सा, ध्यान दें। यूनानी भूगोल शास्त्री इरेटोस्थनीस ने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। यानी सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था? इरेटोस्थनीस ने किया था। ठीक है। दूसरा प्रश्न है भूगोल के पितामह या भूगोल के जनक किसे कहा गया है? ठीक है ना। भूगोल के पितामह यानी भूगोल के पितामह या भूगोल के जनक कौन है? तो आंसर आएगा इसका, ध्यान दें थोड़ा सा, हिक्केटियस महोदय। भूगोल के पितामह कौन है? हिक्केटियस महोदय हैं। भूगोल के पितामह भी कहते हैं। कई बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग जब इरेटोस्थनीस ने किया था तो भूगोल का पितामह इरेटोस्थनीस होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, उत्तर उनका भी होना चाहिए। लेकिन भूगोल को क्रमबद्ध रूप प्रदान जो किया था वो हिक्केटियस महोदय ने किया था। इसीलिए भूगोल के पितामह किसको कहते हैं? हिक्केटियस महोदय को कहते हैं भाई। ठीक है ना। 2 महत्वपूर्ण प्रश्न आगामी बोर्ड परीक्षाओं में आ सकते हैं। तीसरा प्रश्न, कौन सा प्रश्न है? तीसरा प्रश्न, ध्यान दें थोड़ा सा। तीसरा प्रश्न होगा पुस्तक का क्या नाम है हमारा? मानव भूगोल। पुस्तक का क्या नाम है? मानव भूगोल। मानव भूगोल के जनक, भाई पुस्तक का नाम हमारे मानव भूगोल है तो मानव भूगोल के जनक या मानव भूगोल के पितामह किसे कहा गया है? आंसर आएगा
मानव भूगोल के जो पितामह हैं वो फ्रेडरिक मानव भूगोल के पितामह कौन है? फ्रेडरिक रेटजेल, जर्मन भूगोल शास्त्री हैं। 3 महत्वपूर्ण प्रश्न फिर से सुन ले। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किस भूगोल शास्त्री ने किया था? इरेस्टोस्थनीज ने किया था। भूगोल के पितामह कौन है? हिकेटियस। भूगोल की एक प्रमुख शाखा मानव भूगोल यानी मानव भूगोल के जनक या मानव भूगोल के पितामह किसे कहा गया है? फ्रेडरिक रेटजेल को कहा गया है, जो कहते हैं जर्मन भूगोल शास्त्री हैं। चौथा प्रश्न देखें आप। चौथा प्रश्न है फ्रेडरिक रेटजेल की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम लिखिए। फ्रेडरिक रेटजेल हैं, उनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है उस पुस्तक का नाम लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम से में आ सकता है। फ्रेडरिक रेटजेल की पुस्तक का नाम था एंथ्रोपोज्योग्राफिक। फ्रेडरिक रेटजेल की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था? एंथ्रोपोज्योग्राफिक था भाई। 4 प्रश्न हो गए महत्वपूर्ण। कुछ प्रश्न पढ़ेंगे अपन 25। अब ध्यान दें, ये जो प्रश्न है इन प्रश्नों में एक प्रश्न बोर्ड की परीक्षा में आया था। कब? 2018 में। लेकिन वो प्रश्न कैसे आया था? वो प्रश्न ऐसे आया था कि पुस्तक का नाम लिख दिया। पुस्तक का नाम लिख दिया। क्या लिख दिया? एंथ्रोपोज्योग्राफिक पुस्तक किसने लिखी? यह प्रश्न आया था। कब प्रश्न आया था? 2018 की राजस्थान बोर्ड परीक्षा में आया था। बच्चे कहते हैं सर आपने ये तो टेस्ट में दिया था प्रश्न कि रेटजेल की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम लिखिए, लेकिन ये नहीं दिया। अरे भाई बात तो एक ही है, रेटजेल की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम लिखिए। सिर्फ टीचर का उद्देश्य ये था उस पुस्तक का नाम याद रखें और वो पुस्तक किसने लिखी है वो याद रखें। प्रश्न इस तरह से आ गया था 2018 में। एंथ्रोपोज्योग्राफिक पुस्तक के लेखक कौन थे? आंसर सीधा सा आ गया क्या? फ्रेडरिक रेटजेल। अगला प्रश्न देखिए। फिर से सुन लें, अध्याय 1 और अध्याय 2 से ये प्रश्न लिए गए हैं और ये वो प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आगामी परीक्षाओं में आ सकते हैं। ये वो प्रश्न है जो व्यंग्य परीक्षाओं में आए हैं। अर्थात इस अध्याय के बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न अगला प्रश्न 6। रेटजेल महोदय के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा लिखें। किसके अनुसार? रेटजेल महोदय के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा लिखें।
तो रेटजेल महोदय के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा किस तरह से, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। मानव भूगोल मानव समाजों मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच सहसंबंधों का धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये प्रश्न 2012 की परीक्षा में आया था। कब आया था? सन 2012 की बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आया था कि रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा लिखिए। अर्थात प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है, कोई भी भूगोल शास्त्री का नाम लेंगे और नाम लेने के बाद में उस भूगोल शास्त्री की दी हुई परिभाषा पूछ सकते हैं। ठीक है ना। कभी कभार यूं भी होता है कि परिभाषा लिख दी जाती है और यूं पूछा जाता है कि उक्त परिभाषा किसने दी। ठीक है। 2012 की परीक्षा में 2012 की बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आया था कि रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा लिखें। तो रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा क्या है? ध्यान दें कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ठीक है। प्रश्न देखो अगला। भूगोल की प्रमुख 2 शाखाओं के नाम लिखें। भूगोल की प्रमुख 2 शाखाओं के नाम लिखिए। भूगोल की प्रमुख 2 शाखाओं के नाम लिखिए। तो भूगोल की प्रमुख 2 शाखाएं कौन कौन सी है भाई? एक तो है भौतिक भूगोल। कौन सी है? भौतिक भूगोल। और दूसरी कौन सी है? मानव भूगोल। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला प्रश्न देखना। सैंपल अमेरिकी भूगोल शास्त्री रेटजेल की शिष्या, नियतिवाद विचारधारा की समर्थक। सैंपल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा लिखें। परिभाषा लिखें। ठीक है। किसके अनुसार है? सैंपल के अनुसार। यह प्रश्न आया था 2014 की बोर्ड परीक्षा में। सैंपल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा लिखें। 2014 की परीक्षा में प्रश्न आया था। आंसर होगा इसका मानव भूगोल एक स्थिर पृथ्वी और
क्रियाशील मानव के बीच मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ध्यान दे भाई, 2014 की परीक्षा में प्रश्न आया था कि एलन सैम्पुल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा लिखें। कब आया था? 2014 में। परिभाषा क्या होगी? मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ठीक है, ये तो 2014 के परीक्षा में प्रश्न आया, लेकिन यही प्रश्न 2016 में भी आया था। कब आया था? 2016 में भी यही प्रश्न आया था। लेकिन प्रश्न कैसा था? प्रश्न यूं था कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी था कि कोई भी परिभाषा लिख देंगे, ठीक है ना। प्रश्न में कोई भी परिभाषा लिखी जाएगी और सिर्फ ये पूछा जाएगा कि वो परिभाषा किस भूगोल शास्त्री ने दी। ठीक इसी तरह से प्रश्न आया था 2016 में कि पहले तो परिभाषा लिखी कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। उक्त परिभाषा किस भूगोल शास्त्री ने दी? यह प्रश्न आया था। कब? 2016 की परीक्षा में। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा। बेटा, आप अगर ईमानदारी से ये प्रश्न तैयार कर लेते हो तो आपके अच्छे अंक आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है रुको और जाओ। रुको और जाओ कौन सा सिद्धांत है? नवनिश्चयवादी सिद्धांत। रुको और जाओ विचारधारा किस भूगोल शास्त्री ने दी थी? रुको और जाओ विचारधारा किस भूगोल शास्त्री ने दी थी? किसने दी थी भाई? ग्रिफिथ टेलर महोदय ने दी थी। किसने दी थी? ग्रिफिथ टेलर महोदय ने दी थी। यह प्रश्न कब आया था? 2019 की बोर्ड परीक्षा में आया था। ठीक है, रुको और जाओ विचारधारा किस भूगोल शास्त्री ने दी थी? आंसर होगा ग्रिफिथ टेलर। ठीक है, रुको और जाओ विचारधारा को और किस नाम से जानते हैं? नवनिश्चयवादी विचारधारा। ठीक है, प्रश्न देखो अगला। ये प्रश्न 2019 की परीक्षा में आया था। प्रश्न देखें अगला। नवनिश्चयवादी विचारधारा को नवनिश्चयवादी विचारधारा को नवनिश्चयवादी विचारधारा को और किस नाम से जानते हैं?
नवनिश्चयवादी विचारधारा को और किस नाम से जानते हैं? हुई, यही तो हो गया, रुको और जाओ विचारधारा से। ध्यान दें, प्रश्न है रुको और जाओ विचारधारा किस भूगोल शास्त्री ने दी थी? ग्रिफिथ टेलर ने। आप इतना आंसर लिखते हैं आपको मार्क्स तो मिल जाएंगे, लेकिन कॉपी जब जांचता है शिक्षक तो उस पर सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसीलिए आंसर जब लिखते हैं तो प्रश्न को साथ लेकर के लिखा करो। कैसे लिखेंगे? प्रश्न को इस तरह से साथ लेना, रुको और जाओ विचारधारा ग्रिफिथ टेलर महोदय ने दी थी। प्रश्न ये है। अगला, नवनिश्चयवादी विचारधारा को और किस नाम से जानते हैं? प्रश्न को साथ लेकर के लिखेंगे आप। नवनिश्चयवादी विचारधारा को रुको और जाओ विचारधारा के नाम से भी जानते हैं। बच्चों की आदत होती है, मैं भी लिख रहा हूं बच्चों की तरह से, लेकिन ये थोड़ा कॉपी जांचते हैं, उसके मन मस्तिष्क पर नकारात्मक प्रभाव ज्यादा रहता है। इस तरह से आंसर लिखते हैं तो सभ्यता प्रतीत नहीं होती है। तो आप प्रश्न को साथ लेकर के लिखे भी। प्रश्न अगला, पर्यावरणीय निश्चयवाद प्रश्न है। प्रश्न है, पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद। पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच मध्य मार्ग को कौन सी संकल्पना परिलक्षित करती है? यह था 2013 की बोर्ड परीक्षा में। कब आया था? 2013 की बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आया था। अर्थात प्रश्न था पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच मध्य मार्गों को कौन सी संकल्पना परिलक्षित करती है और इस संकल्पना के प्रतिपादक कौन थे? प्रश्न आगे भी था। इस संकल्पना के प्रतिपादक पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच मध्य मार्ग कौन सी है? जिसमें न तो निश्चयवाद विचारधारा है, नहीं संभववाद है, यानी दोनों का मिला जुला रूप कौन सी में है? नव निश्चयवादी विचारधारा। आंसर क्या हो गया? नव निश्चयवादी संकल्पना। जो किसने दी थी? ग्रिफिथ टेलर महोदय ने दी। किसने दी थी? ग्रिफिथ टेलर महोदय ने दी थी। ठीक है, प्रश्न देखिए अगला। बेटा जी, विचारधारा से संबंधित एक प्रश्न पक्का ही आएगा। प्रश्न कैसे ही पूछ लें, आप थ्योरी की कंप्लीट तैयारी किया करो, किताब को बारीकी से पढ़ा करो, है ना। प्रश्नोत्तर पर ही मत जाना बेटा, टॉपिक को गहराई से पढ़ें और समझते हुए पढ़ें, ठीक है ना।
प्रश्न है अगला, निम्न सारणी में मानव भूगोल की कुछ प्रमुख विचारधाराएं दी गई हैं। इन विचारधाराओं के समर्थकों का नाम लिखिए। ठीक है ना, प्रश्न को ठीक से देखें। क्रम संख्या 1 2 3 और इनके समर्थक। विचारधारा है निश्चयवादी विचारधारा, संभववादी विचारधारा और नवनिश्चयवादी विचारधारा। निश्चयवादी विचारधारा उसके समर्थक हैं रेटजेल महोदय, और रेटजेल की शिष्या क्या नाम उनका, सैंपल, एलन सैंपल महोदय, अमेरिकन भूगोल शास्त्री है, रेटजेल की शिष्या है। संभववादी विचारधारा है संभववादी विचारधारा, इसके समर्थन है विडाल डी लाप्लास, आप सिर्फ इतना लिख देंगे ना ब्लांस तो भी आंसर सही है। और नवनिश्चयवादी विचारधारा के समर्थक कौन है, ग्रिफिथ टेलर। ये प्रमुख विचारधाराएं होगी और ये उनके क्या होंगे, समर्थक। निश्चयवादी विचारधारा के समर्थक कौन है, फ्रेडरिक रेटजेल और एलन सैंपल। संभववादी विचारधारा के समर्थक कौन है, विडाल डी लाप्लास। नवनिश्चयवादी विचारधारा के समर्थक कौन है, ग्रिफिथ टेलर होते। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनमें से कोई एक प्रश्न परीक्षा में आ सकता है कि निश्चयवादी विचारधारा किसने दी, ये आ सकता है, या संभववादी विचारधारा किसने दी, ये आ सकता है, या नवनिश्चयवादी विचारधारा किसने दी, ये आ सकता है। ये बहुत बार प्रश्न आ गया है, तो इन दोनों में से आ सकता है। ठीक है ना, लेकिन इसको यह ना सोचें कि इसको हम याद ही नहीं करेंगे, सर कह रहे थे बहुत बार आगे ये प्रश्न। कुछ प्रश्न तो इस तरह के होते हैं जो आदतन होते हैं, वो बार बार ही आते हैं, और कुछ प्रश्न इस तरह के होते हैं वो सहायक होते हैं, प्रश्न के नजदीक के प्रश्न आते हैं। तो इस प्रश्न को विशेष देखें आप, अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में आ सकता है। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है किन्हीं दो अमेरिकी भूगोल शास्त्रियों के नाम लिखिए। ध्यान से सुन ले भाई, प्रश्न है किन्हीं, प्रश्न है किन्हीं दो अमेरिकी भूगोलवेताओं के नाम लिखें। ठीक है, अभी आया था, हाल ही में आया था, 2020 में आया था ये प्रश्न। लगभग सभी बच्चों के पास पेपर पड़ा होगा, देख सकते हैं।
देखिए बार बार बताया मैंने आपको कि एलन सैम्पल रेड जेल के शिष्य हैं, अमेरिकन भूगोल शास्त्री हैं। तो अमेरिकन भूगोल शास्त्री कौन हो गए? तो एलन सी सैंपल एक अमेरिकन भूगोल शास्त्री हो, और दूसरा कौन सा हो गया? ग्रिफिथ टेलर। ठीक है ना? और कार्ल सांवर है अमेरिकन भूगोल शास्त्री। ठीक है, कार्ल सांवर है। और हंटिंगटन ये अमेरिकन भूगोल शास्त्री हैं। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, गूगल सर्च करते रहते हैं ग्रिफिथ टेलर कहां के हैं, आता है ऑस्ट्रेलिया के हैं। किताब में लिखा है ग्रिफिथ टेलर अमेरिकन भूगोल शास्त्री हैं। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं बेटा। ग्रिफिथ टेलर महोदय का जन्म लंदन में हुआ था। ठीक है ना? लेकिन उनके पापा थे, वो इंजीनियर थे, और पापा के साथ वो ऑस्ट्रेलिया चले गए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में आप्रवासियों के लिए भेदभाव नीति अपनाई जाती थी, जिससे टेलर महोदय असंतुष्ट थे और अमेरिका जाकर बस गए। विशेष तौर से कनाडा के टोरंटो शहर में भूगोल के प्रोफेसर चुने गए थे, और जब तक वो सेवानिवृत्त नहीं हुए तब तक वो अमेरिका ही रहे। इसीलिए उनको अमेरिकी भूगोल शास्त्री भी कहा जाता है। लेकिन रिटायरमेंट के बाद वापस अपने देश यानी ऑस्ट्रेलिया चले गए थे, और उनका निधन वहीं हुआ था, सिडनी के नजदीक एक उपनगरीय क्षेत्र में। खैर, प्रश्न फिर से सुन ले। प्रश्न आया था 2020 में कि किन्हीं दो अमेरिकन भूगोल शास्त्रियों के नाम लिखे। आप सैंपल का लिख सकते हैं, कार्ल सांवर का लिख सकते हैं, हंटिंगटन का लिख सकते हैं, ग्रिफिथ टेलर का लिख सकते हैं। आंसर बिल्कुल सही है। प्रश्न देखें अगला। एस्किमो का शाब्दिक अर्थ लिख। एस्किमो ठंडे प्रदेशों में निवास करने वाली एक जनजाति है, टुंड्रा और टैगा प्रदेशों में निवास करती है। एस्किमो का शाब्दिक अर्थ है कच्चा मांस खाने वाले, या फिर बर्फीले क्षेत्रों के निवासी के रूप में होता है। ठीक है ना? एस्किमो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कच्चा मांस खाने वाले। एक प्रश्न यूं भी आ सकता है, कच्चा मांस खाने वाली जनजाति का नाम लिखिए और वो कहां निवास करती है। वही एस्किमो। फिर से सुन ले, एस्किमो का शाब्दिक अर्थ लिखिए। एस्किमो का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? कच्चा मांस खाने वाले या बर्फीले क्षेत्रों के निवासी के रूप में एस्किमो जनजाति को जाना जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न अगला, एस्किमो जनजाति के जीवन में सील मछली का महत्व है। एस्किमो जनजाति के जीवन में सील मछली का क्या महत्व है, यह प्रश्न है। ठीक है ना? बोर्ड परीक्षा में आया था यह प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
पुनः आ सकता है, प्रश्न को थोड़ा सा परिवर्तित कर दिया जाता है, प्रश्न वही होता है। थोड़ा सा ध्यान दें, प्रश्न है एस्किमो जनजाति के जीवन यापन में एस्किमो जनजाति के जीवन यापन में सील मछली का कोई दो उपयोग लिखें। कहता है एस्किमो जनजाति के लोग हैं, इनके जीवन यापन में सील मछली का क्या महत्व है वो आप लिखें। कोई दो महत्व, आंसर लिखते हैं अपन। पहला महत्व है कि सील मछली का मांस भोजन के रूप में खाते हैं। यानी एस्किमो जनजाति के लोग हैं, वो सील मछली का मांस भोजन के रूप में खाते हैं। यानी भोजन कहां से प्राप्त होता है? सील मछली से प्राप्त होता है। दूसरा उपयोग देखिए, सील मछली की खाल से वस्त्र, ठीक है, तंबू बनाए जाते हैं, ठीक है ना। वस्त्र हैं वो भी कहां से प्राप्त होते हैं? सील मछली की खाल से प्राप्त होते हैं। तंबू अस्थायी घर। तीसरा देखिए, सील मछली की चर्बी से ईंधन प्राप्त किया जाता है। क्या प्राप्त किया जाता है? ईंधन प्राप्त किया जाता है। यानी जलाने के लिए ईंधन कहां से प्राप्त करते हैं? सील मछली की चर्बी से। किससे प्राप्त करते हैं? सील मछली की चर्बी से प्राप्त करते हैं। और चौथा क्या है? सील मछली की हड्डियों से स्लेज बनाई जाती है। स्लेज क्या है? एक परिवहन का साधन है, बगैर पहिए की गाड़ी है जिसको रेंडियर या कुत्ते खींचते हैं। बर्फीले क्षेत्रों में चलने वाली बगैर पहिए की एक गाड़ी स्लेज। ये प्रश्न भी आया था एक बार, स्लेज क्या है? तो स्लेज क्या है? बगैर पहिए की गाड़ी है जिसको कौन खींचते हैं? रेंडियर खींचते हैं। किसकी बनाई जाती है? सील मछली की हड्डियों से बनाई जाती है। तो ये हो गया एस्किमो के जीवन यापन में सील मछली के कोई दो महत्व। ये प्रश्न आया था 2019 में। कब आया था? 2019 में ये प्रश्न आया था भाई, ठीक है। प्रश्न, यही प्रश्न परिवर्तित होकर क्या आ सकता है कि एस्किमो जनजाति के जीवन में सील मछली का महत्व लिखिए। यही महत्व हो गया, ठीक है ना। प्रश्न यूं क्यों नहीं आते हैं भाई? प्रश्न में थोड़ी सी भाषा परिवर्तित कर दी जाती है। बच्चा कहता है सर पता नहीं क्या आया, बाहर से आया। अरे ऐसा कुछ नहीं, टीचर जो समझा रहे हैं ना उसको ठीक से समझने की कोशिश करोगे, ठीक है ना। कब आया था प्रश्न? 2019 की बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आया था। प्रश्न देखें अगला प्रश्न,
माओपोक व इतुरपाक। माओपोक व इतुरपाक क्या है? बेटा दोनों ही एस्किमो जनजाति की शिकार की पद्धतियां हैं ये, ठीक है। दोनों ही क्या है? एस्किमो जनजाति। आंसर लिखेंगे आप, एस्किमो जनजाति के लोगों द्वारा शीतकाल में की जाने वाली आखेट या फिर शिकार की एक पद्धति है, शिकार की पद्धतियां हैं, ठीक है ना। शॉर्ट नोट पूछ सकता है। माओपोक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, इतुरपाक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। माओपोक एक व्यक्ति द्वारा शिकार, इतुरपाक दो व्यक्ति द्वारा शिकार किया जाता है। प्रश्न देखें आप। प्रश्न है, माओपोक को और किस नाम से जाना जाता है? माओपोक को और किस नाम से जाना जाता है? आंसर लिखेंगे, प्रतीक्षा करना। क्या उत्तर होगा? प्रतीक्षा करना। बेटा प्रश्न यूं भी आ सकता है, प्रतीक्षा करना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, ठीक है ना। मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया था, बर्फीले क्षेत्रों में जहां कहीं भी बर्फ के नीचे मछलियां रहती हैं, उन मछलियों के आसपास छिद्र तलाशे जाते हैं। क्या तलाशे जाते हैं? छिद्र तलाशे जाते हैं, और उन छिद्रों पर क्या लगा दी जाती है? एक हड्डी लगा दी जाती है छिद्रों के ऊपर। यहां जैसे एक होल हो गया, यहां ये होल है, ठीक है ना। इस होल पर क्या लगा दी? हड्डी लगाई, ये लगा दी हड्डी, ये एक होल है। और यहां एक व्यक्ति बैठ जाता है, यहां बैठ गया एक व्यक्ति, यहां बैठ गया, ठीक है ना। भाला लेकर के बैठा है, एक शिकारी है, यहां बैठा है। जैसे ही मछली आएगी सांस लेने के लिए छिद्र में, हड्डी है वो हिलेगी, आई हड्डी हिली, हिलते ही ये व्यक्ति वो हार्पून नामक भाले से, भाला होता है, भाला नुमा हथियार होता है, उसको हार्पून बोलते हैं, उससे शिकार करता। कहां शिकार करेगा? यहां शिकार करेगा, यहां पर, यानी यहां शिकार करेगा और मछली को बीन देगा और बर्फ को तोड़ करके मछली को निकाल लेते हैं। इसमें थोड़ा सा समय लगता है, टाइम लगता है, इसीलिए इसको कहते हैं प्रतीक्षा करना। अर्थात शिकारी को समय देना होता है शिकार के लिए। पहले छिद्र तलाशेंगे, उसके बाद में हड्डी लगाएंगे, फिर बैठेंगे तब तक जब तक मछली नहीं आई। कैसे पता लगेगा मछली आ गई? हड्डी है वो हिल जाएगी, वो हिलते ही हार्पून नामक भाले जैसे हथियार से एस्किमो जनजाति के लोग वार करते हैं और बर्फ को तोड़ करके मछली को निकाल लेते हैं। ये प्रश्न है भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के पर्पज से। प्रत्येक प्रश्नों को याद रखना, ये मत सोचना ये तो पिछली परीक्षाओं में आए हैं अब नहीं आएंगे, नहीं, प्रश्न उन्हीं में से आते हैं भाई, ठीक है ना। क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जिस टॉपिक से जो बढ़ते हैं वो तो आने ही है, बाकी वैसे कोई भी महत्वपूर्ण नहीं होता।
प्रत्येक अध्याय का प्रत्येक प्रश्न महत्वपूर्ण है, लेकिन तुलनात्मक रूप से थोड़े से अच्छे हैं, मैं बता रहा हूं आपको। प्रश्न 1, क्रॉस क्या है? दो 2020 अभी आया है प्रश्न, 2020 की परीक्षा में आया था क्रॉस। ध्यान दें कि बुशमैन जनजाति की जो महिलाएं हैं उनका एक वस्त्र है क्रॉस, और वस्त्र भी कैसा वस्त्र? बहुत ही महत्वपूर्ण वस्त्र है क्रॉस, जिसको चोंगा भी कहते हैं। ये वस्त्र और बिस्तरबंद दोनों होता है। इसमें महिलाएं संग्रहित सामग्री को बांध करके लेके आते हैं या फिर अपने बच्चे को बांधते हैं। आंसर लिख लीजिए आप। आंसर लिखें। क्रॉस बुशमैन महिलाओं, बुशमैन जनजाति की महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण वस्त्र है। यानी क्रॉस को कौन पहनती है? बुशमैन जनजाति की महिलाएं पहनती हैं। वस्त्र है जिसको चोंगा, ये प्रश्न भी आया था भाई, चोंगा क्या है? जिसको चोंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चोंगा भी कहते हैं। चोंगा वस्त्र व बिस्तरबंद दोनों होता है। वस्त्र भी है और बिस्तरबंद भी है, सामान भी लेकर के आती है महिलाएं। इसमें महिलाएं अपने शिशु को, यानी अर्थात अपने बच्चे को एवं संग्रहित सामग्री को लपेटती हैं। अच्छा प्रश्न है भाई, ठीक है ना? कब आया था? 2020 की परीक्षा में आया था, अभी ये प्रश्न आया था, ठीक है ना? प्रश्न देखो अगला कि अक्षांशीय आधार पर, किसके आधार पर है? अक्षांशीय आधार पर बुशमैन जनजाति का निवास क्षेत्र लिखिए। यानी बुशमैन जनजाति के लोग कहाँ निवास करते हैं? हमने पढ़ा बुशमैन जनजाति के लोग अफ्रीका में कालाहारी वनस्थल में निवास करते हैं, बेचुआनालैंड में निवास करते हैं। इतना याद किया बच्चे ने, लेकिन प्रश्न आ गया थोड़ा सा परिवर्तित, भाषा को परिवर्तित करते हुए प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अक्षांशीय आधार पर बुशमैन जनजाति का निवास क्षेत्र लिखिए। बच्चा वहीं थोड़ा सा घबरा जाता है। ऐसी कोई खास बात नहीं है। सुन लें, प्रश्न है अक्षांशीय आधार पर बुशमैन जनजाति का निवास क्षेत्र लिखें।
बुशमैन जनजाति का निवास क्षेत्र लिखिए। अर्थात बुशमैन जनजाति के लोग कौन कौन से अक्षांशों के बीच निवास करते हैं, ये चीज लिखनी है आपको। ठीक है ना, आंसर लिखेंगे आप 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच बेचुआनालैंड कहां निवास करते हैं? बेचुआनालैंड में निवास करते हैं। ठीक है भाई, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक और इससे भी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है, बुशमैन जनजाति के लोग बुशमैन जनजाति के लोग वातावरण समायोजन कैसे करते हैं? ध्यान दें, भूगोल हमें क्या सिखाता है बेटा? वातावरण समायोजन सिखाता है। तो कहता बुशमैन जनजाति के लोग वातावरण समायोजन यानी वातावरण के साथ किस तरह से सामंजस्य स्थापित करते हैं, वो चीज आपको बतानी है। आंसर देखें बेटा, कहता ये लोग कौन से लोग? बुशमैन जनजाति के लोग। ये लोग शिकार के समय मादा पशु व अल्प वयस्क पशु का शिकार नहीं करते हैं। ठीक है ना, ये लोग शिकार के समय मादा जो पशु है उसका शिकार नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? कि भविष्य में मादा जो पशु है वो और बच्चों को जन्म देगी। ठीक है ना, अपन उनका शिकार कर लेंगे। और अल्पवयस्क पशु का बच्चा है उसका भी शिकार नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? थोड़े दिन में बड़ा होगा और इसमें मांस अधिक निकलेगा। और सुनिए, बुशमैन जनजाति के लोग अग्नि जलाने के लिए कम ईंधन का उपयोग करते हैं। कम ईंधन का उपयोग करते हैं। शुष्क प्रदेश है, वनस्पति नहीं पाई जाती है, स्वाभाविक बात है। लकड़ी भी नहीं पाई जाती है, अर्थात ईंधन कम जलाते हैं ये लोग। इस तरह से वातावरण समायोजन करते हैं। और महिलाएं हैं, वे अकाल के समय महिलाएं हैं वो अकाल के समय गर्भ धारण नहीं करती हैं। गर्भ धारण नहीं करती हैं। इस तरह से बुशमैन जनजाति के लोग हैं वो वातावरण समायोजन करते हैं। ठीक है ना, यही प्रश्न एस्किमो जनजाति के लोग
वातावरण समायोजन कैसे करते हैं, ये लोग प्रश्न आप देखेंगे बेटा। ठीक है, प्रश्न देखिए अगला। आप कहेंगे सर पहले अध्याय में तो बहुत सारे प्रश्न बताए थे आपने, जो बोर्ड की परीक्षा में आए थे, इस अध्याय से कम बताए हैं। इसीलिए बताए हैं कि क्योंकि बीच में टॉपिक हट गया था, इसलिए इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न बोर्ड की परीक्षा में नहीं आए थे बेटा, और कोई खास बात नहीं। लेकिन बाद में जुड़े हैं तो अब आ सकते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित बिंदुओं पर टिप्पणी लिखें। निम्नलिखित बिंदुओं पर टिप्पणी लिखिए। पहला है स्लेज, दूसरा है इग्लू, कयाक, चौथा है हार्पून। ध्यान दें भाई, स्लेज है, स्लेज और एस्किमो जनजाति के लोगों द्वारा काम में ली जाने वाली बगैर पहिए की गाड़ी है। फिर से सुन लें, स्लेज है वो एस्किमो जनजाति के लोगों द्वारा काम में ली जाने वाली एक बगैर पहिए की गाड़ी है, जिसको कौन खींचता है? रेनडियर खींचता है। कौन खींचता है जिसको? रेनडियर। ठीक है ना, रेनडियर खींचता है जिसको, ठीक है ना, या फिर कुत्ते खींचते हैं इसको, बगैर पहिए की बर्फीले क्षेत्रों में सुगमता से चलने वाली ये गाड़ी स्लेज। इग्लू, एस्किमो जनजाति के लोगों द्वारा जो बर्फ का घर बनाया जाता है, गुंबद आकार का होता है, उसको क्या कहते हैं बेटा? इग्लू कहते हैं। ठीक है ना, इग्लू क्या है? बर्फ का घर है। कयाक चमड़े की छोटी नाव है, एस्किमो जनजाति के लोग शिकार में काम में लेते हैं। हार्पून एक भालानुमा हथियार होता है जो आगे से नोकदार होता है, शिकार के दौरान एस्किमो जनजाति के लोग इसको काम में लेते हैं। ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न, इसमें से एक एक नंबर के प्रश्न ऐसे भी आ सकते हैं। ये भी प्रश्न आया हुआ है हाफ ईयरली एग्जाम्स में, ये प्रश्न है, ये भी आया हुआ है, कयाक भी आया हुआ है, हार्पून भी आया हुआ है। तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो हाफ ईयरली एग्जाम्स में आते हैं, बाद में वही प्रश्न किस में आ जाते हैं? बोर्ड की परीक्षाओं में आ जाते हैं मेरा। ठीक है ना, तो अच्छा प्रश्न है, इसको भी आप याद करें। प्रश्न देखिए अगला। प्रश्न है, बुशमैन जनजाति को और किस नाम से जाना जाता है? बुशमैन जनजाति को और किस नाम से जाना जाता है? आंसर देखना बेटा, आंसर है सान, रब्बी, बसारवा आदि नामों से जाना जाता है। ठीक है, प्रश्न है, एस्किमो जनजाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? एस्किमो जनजाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? एस्किमो जनजाति के लोग एल्यूट भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं? एल्यूट भाषा बोलते हैं। प्रश्न सुनिए अगला, बुशमैन जनजाति के लोग प्रश्न सुनिए बेटा,
बुशमैन जनजाति के लोग बड़े पशुओं का शिकार कैसे करते हैं? ये प्रश्न 2018 की परीक्षा में आया था बेटा। कब आया था? 2018 की परीक्षा में आया था। उत्तर देखें। बड़े पशुओं को विभिन्न तरीकों से जाल में फंसाकर कीचड़ में धंसाकर फंदों में फंसाकर गड्ढों में गिराकर या फिर विषाक्त यानी जहरीला जल पिलाकर शिकार करते हैं। ठीक है बेटा, 2018 की परीक्षा में आया था। इस तरह से ये वो 25 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो बोर्ड की परीक्षाओं में आए हैं या फिर इस बार आने की पूरी संभावना है। ये प्रश्न अध्याय 1 और अध्याय 2 से लिए गए थे। जैसे ही अध्याय 5 कंप्लीट हो जाएगा हमारा, तो अध्याय 3 और 4 और 5 में से उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे अपन जो बोर्ड परीक्षाओं में आए हैं और इस बार आने की संभावना है। कई बच्चे कहते हैं सर कोर्स थोड़ा स्लो चल रहा है। पिछले 20 साल से मैं स्लो ही पढ़ा रहा हूं, लेकिन भगवान की दया से, ईश्वर की कृपा से, मां सरस्वती की कृपा से अपने बच्चों के तो अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं? धीरे चलते हैं, समझते हुए चलते हैं। ठीक है, तो इससे आगे वाले वीडियो में हम कौन से अध्याय से संबंधित प्रश्नों की चर्चा करेंगे? अध्याय 3, अध्याय 4 और अध्याय 5। ठीक है ना? उन तीनों टॉपिक में से फिर से कितने प्रश्न लेकर के आएंगे? 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आएंगे। और ये जो प्रश्न है इनको आप बेटा अवश्य याद कर लें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। आज बस इतना ही। धन्यवाद।